हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिराज। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सिराज स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने साइंस के टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर के काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उनको हमने कराया था। तो उसी सीरीज़ में शेष बचे हुए क्वेश्चंस हम इस पार्ट में लेके आए हैं। तो आइए देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 91 दिख रहा है। ये सभी सवाल हमने अभी आपके यूपी में एक एग्जाम हुआ था टीईटी का, वहीं से लिया है। तो आइए देखते हैं क्या सवाल आए थे उसमें। पहला सवाल है आपका कि कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो देखिए पेट्रोलियम होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। पेट्रोलियम जो होता है वो होता है क्रूड ऑयल। क्या होता है? क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। अब देखिए पेट्रोलियम का जब शोधन करते हैं या इसको प्यूरीफाई करते हैं तो उसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, कौन सा क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए पेट्रोलियम से तो पेट्रोल मिलता है, ये बात आपको पता है। दूसरा है स्नेहक तेल, जिससे हम ग्रीस बोला जाता है, ग्रीस ऑयल या लुब्रिकेंट ऑयल जो भी है, ये मिलता है। तीसरा है पैराफिन मोम, ये भी इसी से मिलता है। केवल कोक है जो कि पेट्रोलियम से नहीं मिलता है। तो देखिए पैराफिन मोम जो है इसको क्या बोला जाता है, ये बहुत ही सॉलिड मतलब सॉफ्ट टाइप का, मुलायम टाइप का सॉलिड होता है जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। ये भी पेट्रोलियम का अवयव है। तो कोक जो होता है वो क्या होता है, ये पेट्रोलियम से ना लेकर के किससे मिलता है, कोयले से। किससे? कोयले से। अब होता क्या है कि जो कोयला होता है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है। बात समझ में आई? अब जब कोक मिलता है तो उसमें कार्बन होता है और प्लस क्या रहेंगी, उसमें अशुद्धियाँ रहेंगी। राइट, कार्बन प्लस अशुद्धियाँ रहेंगी। तो ये जो कोक मिलता है इसमें से अगर हम अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो ये कोयले का सबसे क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। कौन सा रूप होता है? शुद्ध रूप। राइट। तो सवाल आपका ये था कि कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है? कोक। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। अब देखिए जो कोक होता है इसका यूज़ हम करते कहाँ पे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो वात्या भट्टी होती है, वात्या भट्टी होती है, उसमें जो भी लौह अयस्क होते हैं, जो लौह अयस्क होते हैं उनको गलाने के लिए हम कोक का यूज़ करते हैं। राइट। उसके अलावा देखिए कुछ जानने वाली चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है। तो पेट्रोलियम को आप एक दूसरा नाम और भी जानते हैं, दैट इज़ ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड। क्या बोलते हैं पेट्रोलियम को? ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड। ब्लैक गोल्ड बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड। बात समझ में आई? तो पेट्रोलियम का दूसरा नाम है लिक्विड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड। उसके बाद पेट्रोल है। पेट्रोल को हम गैसोलीन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? गैसोलीन के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। तो वही पूछ रहा था पेट्रोलियम का कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोक। बात समझ में आई? ओके। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 92 नंबर। 92 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर एक काले रंग का यौगिक देता है। तो आपको उस धातु को पहचानना है। तो अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देता है, तो आपका क्या होगा? कॉपर। आइए देखते हैं कैसे। कॉपर जो है वो क्या बोलता है कि अम्ल से अब क्या करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। सपोज करिए कोई अम्ल है HCl। क्या है? HCl। अब कॉपर की HCl से जब अपक्रिया कराएंगे तो ये कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। जब यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है तो सीधी से इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है वह हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव, कम क्रियाशील है, जिसकी वजह से कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। बट यही कॉपर जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, कॉपर ऑक्सीजन से अपक्रिया कर जाता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। राइट। अब देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये किस रंग का होता है? काले रंग का। किस रंग का? ब्लैक कलर का, काले रंग का। तो वही पूछ रहा है कि धातु एम अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है। अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करवा रही है, ठीक है। बट वही धातु क्या कर रही है? ऑक्सीजन से अपक्रिया करने पर क्या बनाती है? कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का यौगिक देता है। तो वो
एलिमेंट कौन सा है, वही कौन सा है सॉरी कौन सा है, दैट इज कॉपर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक, कैसे हुआ आपको मैंने दिखाया कि कॉपर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, ओ सॉरी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। बट वहीं पे जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड का सॉरी कॉपर ऑक्साइड का क्या करता है, ब्लैक कलर का अवक्षेप देता है, यौगिक देता है, राइट। अब देखिए इसमें क्या क्या है, सोडियम भी है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों करते क्या हैं कि अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, सपोज करो कोई अम्ल H2SO4 है तो इससे अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं, राइट। तो ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये होते क्या है कि हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। जब ये ज़्यादा क्रियाशील होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हाइड्रोजन को उसके यौगिक से निकाल के बाहर कर देंगे, राइट। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, दैट इज सोडियम। तो ये बात समझ में आई आपको कि कौन सी धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, दैट इज कॉपर। समझ गए अब, ओके। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। 93 नंबर है, परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो देखिए नाइट्रोजन के 16 ग्राम, N2 के 16 ग्राम। अब देखिए N2 के 16 ग्राम, राइट। तो गिवन वेट कितना है, 16। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स काउंट करोगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तभी तो आप बता पाओगे ना कितने परमाणुओं की किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखिए आपका गिवन वेट कितना है, 16 ग्राम दिया हुआ। तो 16 बटे, अब नाइट्रोजन जो होता है आपको पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। कितना होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, 7 होता है। और इसका परमाणु भार होता है 14। अब एक परमाणु का जो एटॉमिक वेट है वो 14 है, तो नाइट्रोजन कितने परमाणु है यहाँ पे, N2 का मतलब क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन हुए। तो 2 नाइट्रोजन मतलब 14 दूना 28, तो 16 बटे 28, राइट। और 16 बटे 28 कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 14 में 28। बात समझ में आई, 16 बटे 28 का मतलब क्या हुआ, काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 14 में 28 और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। 4 बटा 7 का मतलब हुआ 0.7 और 5 बचा 7 सत्ते 49, मतलब 0.57 के आसपास है ना। इसी तरीके से आप O2 के 16 ग्राम निकालिए। अब गिवन वेट कितना दिया है, 16। O2 में देखिए 16। अब देखिए ऑक्सीजन का आप जानते हो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ऑक्सीजन 16 ही लिखते हो ना। तो अब इसका परमाणु भार कितना हुआ, 16। और कितने ऑक्सीजन है, 2। तो 16 दूना 32। तो 16 बटा 32 का मतलब कितना हुआ, 1/2। 16 का नाम 16, 16 दूना 32, तो 1/2 तो कितना हुआ, 0.5। कोई समस्या, ओके। अब देखिए अगला है CO2 के 16 ग्राम। देखिए CO2 को 16 ग्राम मतलब गिवन वेट कितना है, 16। अब देखिए O2 का मतलब कितना हुआ, 8 ऑक्सीजन 16 होता है। वो कभी मैंने आपको बताया कि 8 ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, और कार्बन बचा तो 6 कार्बन 12 होता है ना। तो 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का, तो 32 12 कितना हुआ, 32 10 42 और 2 44, 16 बटा 44। तो इसको काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 पैसा में 44 और 2 चौको 8 और 2 11 में 22। तो 4 बटा 11 का मतलब क्या हुआ, 11 तिया 33, बच्चा 7, 11 छक्का 66, मतलब 0.36 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 0.36, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 0.36। अब क्या बचा आपका, लास्ट कंपाउंड देखते हैं क्या बना। लास्ट बचा है CH4 के 16 ग्राम। अब देखिए गिवन वेट कितना दिया है, 16। अब CH4 की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन कितना है, 4, और कार्बन कितना है, 1 है। तो 4 हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, 4 इसका हुआ और कार्बन 6 कार्बन 12 होता है, तो 12 4 16। 16 बटा 16 कितना हुआ नंबर ऑफ मोल्स, 1। तो लास्ट वाले कितना हुआ, 1। तो आपने ये देखा कि नंबर ऑफ मोल्स सबके आपने निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। अब देखिए पहले में आया 0.57 आया, राइट। दूसरे में 0.5, तीसरे में 0.36 और लास्ट में 1। तो सबसे ज़्यादा नंबर नंबर ऑफ मोल्स किस में है, वो है आपके CH4 में, राइट। तो परमाणु की संख्या अधिकतम किस में होगी, CH4 के 16 ग्राम में, राइट। CH4 के 16 ग्राम में। अब आपको पता है कि 1 मोल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, देखिए 1 मोल जो होता है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है, कितने के बराबर होता है, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। इतने परमाणु के बराबर होता है 1 मोल। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपने काउंट कर लिया है,
तो नंबर ऑफ मोल्स से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। अब देखिए नाइट्रोजन कितने परमाणु थे, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी में। फिर ऑक्सीजन कितने थे, 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आप CO2 में कितने थे, 2 ऑक्सीजन हो गया और देखिए 1 कार्बन हो गया, कितना हुआ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से CH4 के, तो आप फाइनली ये पाओगे कि जो CH4 के 16 ग्राम है इसमें क्या है, परमाणु की संख्या सबसे अधिकतम आएगी। एक तो पहला तरीका ये था कि आप क्या किए कि CH4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद ही आपको आइडिया मिल गया कि CH4 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें क्या होगी, परमाणु की संख्या अधिकतम दिखेगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स और परमाणु की संख्या किसमें मैक्सिमम होगी। बात समझ में आई कि नहीं आपको? ओके, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा सवाल था। परमाणु की संख्या अधिकतम पूछा था, आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला था, गिवन वेट दिया हुआ बार कितना था, 16 ग्राम। अब बेटा जो अणु दिया है, नाइट्रोजन दिया है, उसका वेट तो आपको पता है 7 नाइट्रोजन 14 होता है, 14 उसका परमाणु भार होता है, और एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, तो 16/28। इसी तरीके से आपने सबका ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 दूना 32। इसी तरीके से CO2 का और CH4 का निकाल लिया। आपने देखा कि जो CH4 है इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितने हैं परमाणु, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जो सॉल्व करने पर राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, परमाणुओं की संख्या। बात समझ में आई आपको? ओके, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है। कह रहा है कि एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में किसके द्वारा विभेजित किया जाता है। अब देखिए एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए एथिलीन जो होता है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एसिटिलीन क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतनी बात तो समझ में आएगी आपको कि जो एथिलीन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है और जो एसिटिलीन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। अब बोला कि किसके द्वारा इसको अलग करते हैं, तो ऑप्शन दिया है Br2H2O, फेलिंग सॉल्यूशन, KMnO4OH- और टॉलेंस विकर्मक। तो अब देखिए क्या ध्यान देने वाली बात होती है इसमें कि एथिलीन और एसिटिलीन को अलग करना है, तो आप हमेशा टॉलेंस अभिकर्मक का यूज करोगे। किसका, टॉलेंस अभिकर्मक का। तो आपका राइट आंसर होगा डी। अब कैसे होगा ये भी हमें थोड़ा समझना है। तो टॉलेंस अभिकर्मक क्या होता है एक प्रकार का, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस अभिकर्मक ये एक प्रकार का केमिकल रिएजेंट होता है। क्या होता है, केमिकल रिएजेंट। अब होता क्या है कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो होता क्या है, ये दिख रहा होगा आपको, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इन दोनों का मिश्रण होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NH4OH का मिश्रण होता है। किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH का मिश्रण होता है। अब देखिए AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट और प्लस NH4OH का मिश्रण होता है, क्या, टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है सवाल ये एग्जाम हॉल में कि टॉलेंस रिएजेंट का दूसरा नाम क्या है। टॉलेंस रिएजेंट का दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं ये भी जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है जो आपको ध्यान देना है कि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड और जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है इनके फंक्शनल ग्रुप का पता करने के लिए किया जाता है, राइट। एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनका पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, राइट। अब देखिए होता क्या है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एल्डिहाइड है, आपको मैंने ये बताया कि एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं, अब जो कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ये काफ़ी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं होता है। तो ये एल्डिहाइड में तो काफ़ी काम करता है कि इसका जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो पॉजिटिव आता है, बट कीटोन्स में ये प्रॉपर वे में काम नहीं करता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, चूँकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो एल्डिहाइड के बारे में। सपोज करिए कोई एल्डिहाइड है RCHO इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं थोड़ा देखते हैं। अब जब इसको टॉलेंस रिएजेंट से अप्रिया कराएंगे, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, जब NH4OH और AgNO3 को जब मिक्स कराओगे तो आपको क्या बनेगा, AgNH3OH।
ये आपका क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट। तो बनता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस Ag और अमोनिया, और इसके साथ जल बनता है। तो ये जो Ag बनता है, ये होता क्या है कि सपोज करिए कोई ये ट्यूब है, ठीक है, तो ये किनारे पर क्या होता है, जमा हो जाता है, दैट इज सिल्वर ना। Ag क्या है, सिल्वर है, तो ये जमा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इंसान को अपनी जो परछाई होती है वो उसी टाइप से दिखती है, अपनी छवि जैसे आप मिरर में दिखते हो। इसी वजह से जो टॉलरेंस रीजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इतनी बात समझ में आई आपको कि टॉलरेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो उसमें Ag मिलता है, और Ag क्या होता है, वो हमें अपनी छवि देखने में, अपनी छाया देखने में काफ़ी हेल्प करता है, जस्ट लाइक मिरर, मिरर की तरह। तो इसलिए हमको टॉलरेंस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। बात समझ में आई। अब देखिए दो तीन चीज़ें और आपको ध्यान देनी है। इसमें फेलिंग सॉल्यूशन है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, पूछ सकता है अगले एग्जाम में। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का मिश्रण होता है। पहला सॉल्यूशन क्या होता है, पहला होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। और दूसरा क्या होता है, रॉसेल नमक। क्या होता है, रॉसेल नमक। इसको याद रखिएगा, रॉसेल नमक। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और रॉसेल नमक का विलयन होता है। तो रॉसेल नमक जो होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को ही क्या बोलते हैं, रॉसेल नमक। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए जब कॉपर सल्फेट और रॉसेल नमक को मिक्स करते हैं तो काफ़ी डीप कलर का ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। डीप ब्लू कलर का क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है तो आप सिंपल सा बोलोगे कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है साहब वो कॉपर सल्फेट और रॉसेल नमक, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इतनी बात समझ में आई कि ये ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। ओके, टॉलरेंस रिएजेंट आपने देख लिया। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, NH4OS और सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं, आपने ये भी देखा कि लास्ट में वो Ag दे रहा था, और Ag क्या होता है, ट्यूब में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, मिरर की तरह हमें प्रतिबिंब दिखाने में मदद करता है। तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा सा Br2H2O भी है ऑप्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। Br2H2O का मतलब होता है ब्रोमीन जल। क्या होता है, ब्रोमीन जल। इसको ब्रोमाइड ब्रोमेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड सॉल्यूशन, ब्रोमाइड सॉल्यूशन। अब होता क्या है, जो ब्रोमीन जल होता है इसका यूज़ हम स्पेशली सॉरी एल्केन और एल्कीन का परीक्षण करने में करते हैं। एल्केन और एल्किन, पूछ सकता है कि एल्केन और एल्किन के परीक्षण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने एथिलीन एसिटिलीन का पूछ लिया इसमें, है ना। तो सपोज करिए कि एल्केन जो है, अगर ब्रोमीन जल से हम इसकी अपक्रिया कराते हैं, किसकी, एल्केन की। एल्किन की जब ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराते हैं Br2H2O से, तो क्या होता है, जब हम एल्केन की ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराएंगे तो ब्रोमीन जल का जो कलर होगा ना वो सेम ही रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब ब्रोमीन जल के कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। इतनी बात समझ में कि जब एल्केन से ब्रोमीन जल Br2H2O का अपक्रिया कराएंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सेम कलर का होगा जो ब्रोमीन जल का होगा। बट जैसे हम एल्कीन से अपक्रिया कराएंगे, किसकी, ब्रोमीन जल की, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, रंगहीन, दैट इज कलरलेस। तो इतनी बात समझ में आई आपको। ब्रोमीन जल का यूज कहाँ पे करते हैं, एल्केन और एल्कीन के परीक्षण करने में, या फिर इनको देखने में कि कौन कैसा कलर देता है। अगर एल्केन होगा तो वो सेम कलर देगा, राइट। जब एल्कीन होगा तो क्या होगा, कलरलेस होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। ओके, अब देखिए एक ऑप्शन और आपका थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, KMnO4OH H2O। तो आप लोग तो काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे पोटेशियम परमैंगनेट से। अब देखिए ये किस कलर का होता है, आपको तो पता है बैगनी रंग का होता है। किस कलर का, बैगनी रंग का। और इसका यूज़ तो आपने अक्सर देखा होगा, चूँकि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी तगड़ा होता है, ये वाला स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। तो इसका कलर क्या होता है, बैगनी। और इसका यूज आप कहाँ पे करते हो, जैसे घाव वगैरह लग जाते हैं, पैर वगैरह में कहीं भी लग जाते हैं, तो उनकी सफाई करने में आप किसका यूज़ करते हो, इसका, राइट।
उसके अलावा जैसे डिसइंफेक्शन का काम करना है, कीटाणुनाशक, कीटाणु को मारने वारने का काम करना है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, KMnO4 का यूज करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अगर कभी एग्जाम में आएगा तो इस तरीके के सवाल तो आप गलत नहीं करोगे। तो विशेष तौर से आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके फिर से देख लेना और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, ताकि अगली बार अगर ऐसे सवाल आएँ तो आप इनको गलत करके बिल्कुल बताइए। टैलेंस रिएजेंट क्या होता है आपने ये भी देख लिया। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आपने ये भी देख लिया। Br2H2O क्या होता है, ब्रोमाइड जल, ये भी होता है KMnO4। तो टैलेंस रिएजेंट क्या होता है, टैलेंस रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिफरेंस बताता है, फंक्शनल ग्रुप का पता करता है, और इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों करते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, ये भी आपने देख लिया कि लास्ट में क्या मिल रहा था, Ag मिल रहा था। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आपने ये भी देखा। फेलिंग सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशंस का मिश्रण होता है। कौन कौन सा था, पहला आपको कॉपर सल्फेट था और दूसरा रॉसेल नमक। और रॉसेल नमक को आप दूसरे नाम से क्या जानते हो, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, नीले कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। और Br2H2O जिसे हम ब्रोमीन जल बोलते हैं या ब्रोमेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपने ये बताया कि जो ब्रोमीन जल होता है वो क्या करता है, एल्केन और एल्कीन का परीक्षण करते हैं, राइट। तो एल्केन क्या होता है, वो जब भी ब्रोमीन जल से अप्रिया करता है तो क्या करता है, सेम कलर देता है सॉल्यूशन का। बट जैसे ही एल्कीन से अप्रिया करता है तो क्या होता है, वो कलरलेस होता है। और लास्ट आपका था KMnO4, ये क्या करता है, ये बैंगनी रंग का होता है। और ये क्या करता है, कहाँ यूज होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका उपयोग हम डिसइंफेक्शन और घावों की सफाई के लिए करते हैं। तो ये रहा आपको पूरा कंप्लीट इसका। अब आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 95 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो आइए देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए OF2 है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। OF2 है तो आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है, मान लीजिए X है, कोई समस्या। अब देखिए फ्लोरीन आपको पता है किस फैमिली का है, हाइड्रोजन फैमिली का। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है सॉरी, OF2 है, ठीक है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सॉरी फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। अब देखिए जो 9 है ना, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 7, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7। और आपको पता है कि कोई भी परमाणु अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो सीधी सी बात है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इसके पास 2 ही ऑप्शन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास त्यागना तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो सीधी सी बात है कर्जा ले रहा है तो -1, बात समझ में आई। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण कर लेगा तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए फ्लोरीन की बात करें, कितने परमाणु हैं, 2, और ये स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो -1 चार्ज हो जाएगा। तो -1 इंटू कितने फ्लोरीन है, 2 = 0, स्टेबल हो गया ना, तो क्या हो गया 0। अब सॉल्व कर दीजिए थे x, इसका मल्टीप्लाई कर देगा 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आई वो कितना आई, +2। कितनी आई, +2। तो वही पूछ रहे कौन सी होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो OF2 में, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी का निकाल लेंगे। अब देखिए चाहे NaO3 का निकालना हो, चाहे Na2O का निकालना हो, चाहे NaO2 का, सबका ऑक्सीडेशन इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है। देखिए ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, थोड़ा ऊष्मा के बारे में देख लेते हैं। दैट इज हीट। आप लोग काफ़ी परिचित होंगे हीट से, है ना, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। अब देखिए हीट जो होता है वो क्या करता है, हीट का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है कि नहीं होता कैलोरी। देखिए लिख देते हैं कैलोरी, और क्या होता है जूल, और क्या होता है BTU, ये होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी है और BTU भी है। BTU को मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, राइट। कैलोरी हीट मापने की। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, SI मात्रक क्या है, तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। बात समझ में कि नहीं, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होगा, जूल, ऑप्शन ए सही होगा, राइट। अब देखिए जो काफ़ी पूछा जाता है सवाल कि 1 जूल बराबर कितने BTU होता है। देखिए 1 जूल बराबर कितने BTU होता है, 1 जूल बराबर होता है 9.4
78 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। ये क्या हो जाएगा, BTU, राइट। 1 जूल इज इक्वल टू 9.478 इंटू 10⁻⁴ BTU। अब देखिए 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, ये भी जानना आपको जरूरी है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल, क्या होता है, 4184 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल। या फिर 1 कैलोरी बराबर क्या बोल सकते हो, 1 कैलोरी बराबर 4.184 किलो जूल, सॉरी कैलोरी बोल रहा ना, तो 1 किलो में कितना होता है, 1000 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, तो 4.184 जूल, 184 जूल। इतनी बात समझ में नहीं है आपको। 1 जूल जो होता है वो होता है कितना, 9.478 इंटू 10⁻⁴ BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। दूसरा होता है जो काफ़ी पूछा जाता है कि 1 किलो कैलोरी जो होता है वो कितने BTU के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलो कैलोरी होता है जो आपका वो 4184 जूल के बराबर होता है। और जब किलो कैलोरी को कैलोरी में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे करेंगे तो 1000 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4184 डिवाइडेड बाई 1000 तो क्या हो जाएगा, 4.184 जूल। कितनी बात समझ आई, ओके। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या है अगला, कह रहा है कि P, F और A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, तो कौन सा सही रिलेशन होगा। तो आइए देखते हैं। P इज इक्वल टू F/A होता है, P इज इक्वल टू F/A। प्रेशर होता है वो फोर्स बाई एरिया होता है, राइट। तो अब देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर राशि है, राइट। एरिया तो आपकी क्या है, स्केलर है, तो कौन सा रिलेशन सही है, P इज इक्वल टू F/A, दैट इज ऑप्शन बी। कोई समस्या। अब आइए देखते हैं 98 नंबर, 98 देखिए, बोल रहा है कि 5 सेकंड में एक वस्तु संवेग 10 मात्रक से बढ़कर के कितना होता है, 25 मात्रक हो जाता है, तो इस पर कार्यरत बल कितना होगा। अब देखिए तो आपको बोल रहा है कि टी कितना दिया है, 5 सेकंड, कितना दिया है, 5 सेकंड, और 10 मात्रक से बढ़ कितना होता है, 25 मात्रक, तो इस पर कार्यरत बल कितना होगा। तो सिंपल सा है, देखिए पहले 10 मात्रक था, 10 से कितना हुआ, 15, तो जो चेंजमेंट हुआ वो कितना हुआ, 25 माइनस 10 मतलब 15 का, कितने का वो, 15 का, ओके। तो अब देखिए 15 टोटल चेंजमेंट हुआ और टाइम कितना दिया है, 5, 5 3 जा 15, 3 यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़ के 25 मात्रक हो जाता है, 1 मिनट, 98 नंबर है, कहाँ गया, जस्ट वेट, थोड़ा सा जस्ट वेट। 98 नंबर है कि 5 सेकंड में एक वस्तु 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग है वो 10 मात्रक से बढ़ के 25 मात्रक होता है, इस पर कार्य। आप देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब जो संवेग परिवर्तन होता है वो क्या होता है, फोर्स। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब देखिए मोमेंटम में चेंजमेंट कितना हो रहा है संवेग में, पहले 10 यूनिट था, फिर क्या हुआ, 25 यूनिट हो गया, तो जो चेंजमेंट हुआ 10 से 25 हुआ, तो जो बदलाव हुआ वो कितना हुआ, 25 माइनस 10 कितना हुआ, 15 का। कोई बात समस्या। अब देखिए और आपको दर पूछ रहा है, तो दर मतलब डिवाइड बाई टाइम, और टाइम कितना दिया आपको, 5 सेकंड, 15/5 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th। बात समझ में आई आपको। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आपकी स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा 94 नंबर, सॉरी 99। कह रहा है कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है, क्यों। अब देखिए खाना बनाने के लिए आप अभ्रक का यूज करते हो, अभ्रक होता क्या है थोड़ा ये समझना जरूरी है। अभ्रक क्या होता है, दैट इज माइका। क्या होता है, माइका। अब माइका होता क्या है, सॉरी MICA, माइका होता क्या है। माइका जो होता है ये आपका हाइड्रस पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, किसका, हाइड्रस पोटेशियम
और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। अब देखिए, चूंकि आपको पता है कि माइका क्या है, एल्यूमिनेट का खनिज होता है, सिलिकेट का खनिज होता है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट का खनिज होता है सिलिकेट, सिलिकेट दैट इज SiO2। अब सिलिकेट होता क्या है, वो होता है सैंड। क्या होता है? सैंड। अब आपको पता है कि सैंड क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक। ये तो आपको पता है। जब सैंड को आप कहीं रखते हो तो वो क्या होता है, एक पार्ट गर्म होने के बाद दूसरा पार्ट भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, सुचालक किसका, ऊष्मा का। बट विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। तो माइका क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। कैसे होता है आपने ये भी देख लिया। ओके। अब देखिए कुछ चीज़ें तो ध्यान देने वाली हैं। अभ्रक, अभ्रक कहाँ से मिलता है आपको पता है, ये चट्टानों से मिलता है। कहाँ से? चट्टानों से। चट्टान मतलब राख। अब देखिए चट्टाने कौन कौन सी है, या तो वो आग्नेय चट्टाने होगी। कौन सी? आग्नेय। आग्नेय मतलब इग्नियस। क्या होता है? इग्नियस। या फिर वो अवसादी होगी, दैट इज सेडिमेंट्री। क्या है? अवसादी, सेडिमेंट्री। या फिर वो होगा मेटामॉर्फिक। क्या होगा? मेटामॉर्फिक। या तो आग्नेय चट्टान होगी, या अवसादी होगी, या फिर कायांतरित या रूपांतरित। इन्हीं तीन चट्टानों से हम क्या निकालते हैं, माइका को, राइट। अब देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक अगर आपसे पूछ लेता क्या होता है, तो ऊष्मा का अगर बात होगी सबसे अच्छा सुचालक क्या होगा, तो दैट इज डायमंड। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, दैट इज डायमंड। बात समझ में? डायमंड जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, राइट। अभ्रक पाया कहाँ जाता है ये भी थोड़ा देख लीजिए। जो माइका है वो सब ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। आपने पढ़ा भी होगा GS US में कि सब ज़्यादा अभ्रक कहाँ पैदा किया जाता है, कहाँ पाया जाता है। झारखंड में एक जगह है कोडरमा। कौन सी जगह है? कोडरमा। झारखंड के कोडरमा में आपका सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। बात समझ में आई? ओके। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 100 नंबर है आपका। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? अब देखिए नमन कोण होता क्या है, तो नमन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप, राइट। एंगल ऑफ डिप। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो विषुवत रेखा होती है और एक ध्रुव होता है। तो ये नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल होता है। तो जो ध्रुव होता है इस पे पूछ रहा है कि नमन कोण का मान कितना होगा, राइट। तो जो ध्रुव होता है, ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। बट जो विषुवत रेखा होती है इस पर कितना होता है, 0 डिग्री। बात समझ में आई? तो एंगल ऑफ डिप जो नमन कोण होता है वो ध्रुव पर कितना होता है, 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर 0। बात समझ में आई? आपसे पूछ क्या रहा है, आइए देखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल पर पूछ रहा है कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए ये बात हो जाएगा, सवाल हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं 101। प्राकृतिक रबर सॉरी एकलक मोनोमर क्या होता है? प्राकृतिक रबर सॉरी। अब देखिए मोनोमर जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं प्राकृतिक रबर क्या होता है। आपको पिछले वीडियो में हमने कराया था कि जो आपका प्राकृतिक रबर है वो कहाँ से पाया जाता है, आइसोप्रीन से। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा कि प्राकृतिक रबर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। अब आइसोप्रीन का बहुलक ही होता है क्या, प्राकृतिक रबर। अब इसमें नियोप्रीन है, ऑर्लान है, टोरलिन क्या है। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन को सिंथेटिक रबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंथेटिक रबर। आपको हम ऑप्शन इसलिए करा रहे हैं कि ताकि अगली बार अगर इस टॉपिक से सवाल उठे तो आपका सवाल गलत ना हो और आप आसानी से सवाल अच्छे करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं, राइट आंसर निकाल करके, राइट। तो नियोप्रीन क्या होता है? नियोप्रीन आपका सिंथेटिक रबर होता है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मेडिकल में या फिर ऑटोमेटिक जितने भी वस्त्र उद्योग वगैरह होते हैं उसमें, चाहे मेडिकल वगैरह हो गया वहाँ पे सिंथेटिक रबर यूज़ किया जाता है। किसी भी ऑटोमोटिव प्लेस पे यूज़ किया जाता है। किसी भी वस्त्र उद्योग में किसका यूज़ करते हैं, नियोप्रीन का, राइट। अब आता है टॉर्लिन, थोड़ा सा देखते हैं इसको। टॉर्लिन से तो आप लोग परिचित होंगे, ये क्या होता है, पॉलिएस्टर फाइबर। सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर भी होता है ना, ये पॉलिएस्टर फाइबर। बात समझ में आई? और उसके बाद आपका आर्लान है। आर्लान जो है वो होता है आपका पॉली एक्रिलोनिट्राइल। याद रखिएगा, पूछा तो नहीं जाता ज़्यादा बट फिर भी याद रखिएगा। पॉली एक्रिलोनिट्राइल क्या होता है, 65 गढ़ में PAN रखिएगा याद कि पॉली एक्रिलोनिट्राइल। ये क्या होता है, आर्लान। और टार्लान क्या होता है, पॉलिएस्टर फाइबर। और नियोप्रीन तो आपको पता है क्या हो, सिंथेटिक रबर। कोई समस्या?
अब देखिए, नियोप्रीन के बहुलीकरण से क्या बनाते हैं? प्राकृतिक रबर। अब देखिए अगला सवाल है आपका 102, कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? एक अच्छा सवाल है ये, आइए देखते हैं। 102 क्या है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो आपको एक थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब देखिए होता क्या है कि सपोज करिए ये कार्बन की कोई चेन है, तो जितनी लंबी चेन होगी स्ट्रेट लाइन, जितनी भी लंबी चेन होगी, स्ट्रेट चेन होगी, ये लॉन्ग चेन होगी, तो सीधी सी बात है इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज सतही क्षेत्रफल। क्या है? सरफेस एरिया। यह क्या होगा? ज़्यादा होगा जितनी लंबी होगी। अब जितनी ज़्यादा लंबी सतही चेन होगी, ये देखिए कार्बन जितने ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब सीधी सी बात है इसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें जो कार्बन्स के या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से क्या होंगे? काफ़ी एडजेसेंट होंगे। क्या होंगे? काफ़ी क्लोज होंगे एक दूसरे से, काफ़ी सटे हुए होंगे। मतलब इनको अलग करना तो इतना आसान तो होगा नहीं, काफ़ी पास पास होंगे। इनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इनको तोड़ना तो इतना आसान होगा नहीं। तो जब इनका तोड़ना आसान होगा नहीं तो सीधी सी बात है इन पर जो फोर्स चाहिए वो काफ़ी मैक्सिमम चाहिए, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है? इतनी बात आपको समझ में आई कि जब स्ट्रेट लाइन काफ़ी लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी परमाणुओं को अलग करने के लिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे एन पेंटेन दिया है, कहाँ गया, सॉरी, एन पेंटेन दिया है, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये एन पेंटेन जो दिया है इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन परमाणु है, नंबर ऑफ चैन है, कितनी लंबी जाएगी हमें नहीं पता। तो सीधी सी बात है इसकी जो क्वथनांक होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। शेष जितने होते हैं आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, नियोपेंटेन, ये सब क्या करते हैं? स्ट्रेट चैन ना बनकर के इनकी क्या बनती है? ब्रांच्ड चैन। अब ब्रांच चैन जो होती है, अब इनको तो तोड़ना आसान होगा क्योंकि ये काफ़ी एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर होंगे। तो इनके अंदर इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा? कम होगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, एन पेंटेन का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? वो होता है 36 के आसपास होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। शेष आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट होता है कुछ, मुझे याद नहीं है। ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, राइट। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए एरोमेटिक यौगिक है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब देखिए आपने पढ़ा होगा हरलाक लॉ, ये हरलाक रूल, देखिए आपने पढ़ा होगा, ये सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो हकल रूल, HUCKLE, हकल का रूल पढ़ा होगा। उन्होंने ये बताया था कि किसी भी एरोमेटिक यौगिक में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? दैट इज 4n+2। हकल ने ये बोला था कि जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? एरोमेटिक यौगिक में, वो कितने होते हैं? 4n+2। अब देखिए 4n+2 होते हैं। तो आपको पता है कि जो बेंजीन होते हैं या पेरिडीन होते हैं ये सब किसके कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। किसके हैं? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक अणुओं में, यौगिकों में अणुओं के पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दैट इज 4n+2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। बात समझ में आई? नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए 104 पे। 104 आपसे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन के परिणामस्वरूप किसकी खोज किए गए थे? अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो आपने पढ़ा ही होगा। होता क्या है कि सपोज करिए ये कोई पन्नी है, किसकी पन्नी है? सोने की कोई पतली सीट है गोल्ड की। अब इस पे होता क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई जाती है, किसकी? अल्फा कण की। अब जब अल्फा कण की बमबारी कराई जाती है तो इसके बीच में एक सेंटर पे आकर के क्या होते हैं? सब इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब ये जब भी इस सोने की पतली पन्नी पे बौछार कराई जाती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? यहीं पर अट करके ऑब्जर्व हो जाते हैं, यहीं पर होकर के आकर्षित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि बादल बनता है ब्लैक कलर का। क्या बनता है? ब्लैक कलर का एक कोर टाइप का बनता है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, धनात्मक आवेश। और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जब ये आते हैं तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो अट्रैक्ट हो जाते हैं ये इसका सेंटर कोर हो जाता है। क्या होता है, सेंटर कोर। और ये सेंटर कोर जो होता है इसी को क्या बोला जाता है, नाभिक। क्या बोला जाता है, नाभिक। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, कहाँ गया, रदरफोर्ड ने यह बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराते हैं किसी सोने की पतली पन्नी पे सीट पर, तो होता क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो प्रतिवर्तित ना होकर के इसके सेंटर पर क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, और ब्लैक कलर का उस पर एक घेरा बना देते हैं। तो यही जो होता है परमाणु को क्या होता है, नाभिक। तो क्या होता है, आंसर इसका हो जाएगा परमाणु में नाभिक कोश। किसने किया था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन ने। ये तो अल्फा पार्टिकल की बात हुई। अब थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि अल्फा कण की वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी उत्पत्ति होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, निगेटिव न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो आपने पढ़ा होगा बचपन से सॉरी भैया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आपने पढ़ा होगा, इस जुगाड़ से मैं आपको सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की आपको पता है थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने जिसे बोला जाता है ना। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो आपने पढ़ा होगा एक जुगाड़, ईंट पर नाचे, इसका मतलब हुआ ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने। पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने, राइट। तो अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप आराम से बता पाओगे किसने, थॉमसन ने। कोई अगर आपसे पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आराम से बता लोगे रदरफोर्ड। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप आराम से बता लोगे दैट इज चैडविक। बात समझ में आई। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है। विषमांगी मिश्रण नहीं मतलब समांगी होगा। तो हवा, जेली, धुआं और दूध, है ना। तो विषमांगी मिश्रण नहीं है मतलब समांगी है। तो इसका राइट आंसर होगा हवा। अब देखिए, हवा जो होता है, हवा, एयर, ये क्या है, समांगी मिश्रण। क्या है, समांगी मिश्रण। समांगी विषमांगी का मतलब ये होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। समांगी का मतलब होता है समान प्रकार के पार्टिकल्स होते चाहिए, और विषमांगी का मतलब अलग अलग प्रकार के पार्टिकल होने चाहिए, है ना। तो जो हवा होती है आपकी, वो क्या होता है, जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, गैसीय पदार्थ, उनका क्या होता है, मिश्रण। अब जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अन्य यौगिक जितने भी हैं, सब मिलकर क्या होते हैं, हवा के ही तो पार्टिकल होते हैं। तो ये सभी गैसों का मिश्रण है। तो ये सब क्या हुआ, समांगी मिश्रण। बात समझ में आई। तो हवा क्या है, विषमांगी मिश्रण नहीं है, ये क्या है, समांगी मिश्रण। अब आता है दूसरा ऑप्शन है जेली। जेली क्या होता है, एक मिनट। जेली, जेली जो होता है ये आपका मिश्रण होता है किसका, जो फलों का रस होता है, फलों का रस प्लस चीनी का मिश्रण। इसका, चीनी, फलों का रस और चीनी का मिश्रण क्या होता है, जेली। दूध क्या होता है, आपको पता है दूध में क्या होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो फैट और प्रोटीन क्या होते हैं, वाटर से डिस्पर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। धुआं क्या होता है, सॉरी, धुआं क्या होता है, धुआं जो होता है वो एक समान रचना नहीं होती है। होता क्या, कहीं बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है। तो मतलब ये यूनिफॉर्म में कंपोजिशन नहीं होता है, एक समान कंपोजिशन उनका नहीं होता है। तो धुआं क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो अगर आपसे पूछता है कि कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो दैट इज एयर। बात समझ में आई आपको, ओके। अगला सवाल है 106। आपसे क्या बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी, दिख रहा होगा 106, कह रहे कि 10 मीटर लंबी ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न और 20 विरलन है। तो आपसे पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो एल कितना है, 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर, है ना। अब सीधी सी बात है, 20 संपीड़न और 20 विरलन है। तो आप देखिए
एक संपीड़न और एक विलयन मिलाकर एक वेव कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से 20 क्या है, संपीड़न है और 20 विलयन है, तो मतलब टोटल 20 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। बात समझ आई नहीं आपको? कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 20। अब आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू लेमडा। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू लेमडा। एक मिनट। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि जो कंपन होता है, वाइब्रेशन, वो क्या बताता है, तीव्रता को दिखाता है कि कितना तीव्र है, कितना इंटेंसिटी उसकी हाई है, ठीक है। अब देखिए, और जो गति है वो डिस्टेंस को दिखाती है, और ये आपकी जो 10 मीटर है ये क्या है, गति है। एल जो है क्या है, गति है। तो v इक्वल टू एफ लेमडा, तो v कितना दिया है, 10 मीटर, और 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा आपको, एक मिनट, संपीड़न विलयन, ठीक है, मीटर में दिया है। आंसर सभी आपको सेंटीमीटर दिया है, तो आप मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लीजिए, राइट। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 100। और v इक्वल टू एफ कितना दिया, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स कितना हुआ, 20, इंटू आपसे तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, लेमडा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 20, 20 पंचे 100, मतलब 50। तो तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट। कुछ नहीं था, आपको लेंथ दिया है 10 मीटर, फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि एक कंप्लीट क्या होता है, विलयन और क्या कहते हैं, संपीड़न, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एक वेव कंप्लीट होती है। 20 विलयन दिया था और 20 संपीड़न दिया था, तो नंबर ऑफ वेव्स कितना हुआ, 20। तो आपसे वेव लेंथ पूछा था, तो आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लेमडा, और जो गति होती है वही क्या होती है, दूरी, और कंपन वगैरह जो होते हैं उसी को बोलता है तीव्रता। तो v इक्वल टू एफ बाई लेमडा था, आपने f की वैल्यू कितना रखा है, यहाँ पे 20 रख दिया, और v मतलब l कितना था, 1000। 10 मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया मैंने, तो आपने यहाँ से वेवलेंथ की लंबाई निकाल लिया, लेमडा की वैल्यू कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर। बात समझ भाई। नेक्स्ट चलते हैं 107। 107 क्या बोल रहा है आपसे, आइए देखते हैं। 107 पे देखते हैं, सवाल ना दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए 107 करेक्ट, यदि पानी तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बड़ा सिंपल सवाल है, कह रहा है कि पानी, थोड़ा समझने वाली चीज़ क्या है इसमें, पानी और कांच, एक मिनट, ये पानी है और दूसरा कांच है, तो पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। देखिए सबसे पहले पानी की बात कर रहा है, तो किसी भी चीज़ का अपवर्तनांक किसी न किसी के सापेक्ष तो निकालोगे, तो पानी है तो पानी को मैं एयर के सापेक्ष मान लेता हूँ, तो AN W। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, A फॉर एयर और W फॉर वाटर। तो पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, कितना दिया है, 4/3। कोई समस्या आपको, ओके। दूसरा दिया है कांच का परम अपवर्तनांक कितना है, अब कांच का क्या होगा, इसका भी मैं एयर के सापेक्ष ही ले रहा हूँ, तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 3/2। ANW का मतलब होता है वाटर का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, ANG का मतलब होता है ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। पहला आपको 4/3 दिया है और दूसरा आपको 3/2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दैट इज WNG, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है WNG, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले G का अपवर्तनांक, तो ANG डिवाइड बाई फिर वाटर का ANW। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, वाटर का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। तो सीधी सी बात है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो ये पानी के सापेक्ष किसका, ग्लास का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, पहले ग्लास हो जाएगा, बाद वाला पहले हो जाता है, ये वाला पहले हो जाएगा, तो ANG और डिवाइड बाई ANW। अब कुछ नहीं है, आपको वैल्यू रखना है। ANG कितना दिया है, 3/2, कितना हुआ, 3/2। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, 3/2। ANW का वैल्यू कितना दिया है, 4/3, देखिए डिवाइड बाई 4/3, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9/8। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में 9/8 है क्या, 9/8 ऑप्शन सी।
क्या है? ऑप्शन सी 9/8। कुछ नहीं था, एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। आइए, कह रहे कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक मतलब एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। दूसरा दिया है कांच का अपवर्तनांक, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2। तो आपसे पूछ रहा है कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना होगा। तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का मतलब यह हुआ कि ग्लास का अपवर्तनांक ANG और डिवाइड बाई ANW। कोई दिक्कत? ANG की वैल्यू आपको कितना दिया था? 3/2 और ANW की वैल्यू 4/3। आपने वैल्यू पुट किया और सॉल्व कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/8। बात समझ में आई? अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं कि घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। तो घर में तो वायरिंग वगैरह आपने सबने देखा होगा, तो उसमें पूछ रहा है कि आपका अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। तो वो होता है आपका ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन कलर का। जो घर में अर्थ वायर होता है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन। अब अर्थ वायर हम देते क्यों हैं, थोड़ा हमें भी जानना जरूरी है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती हैं, क्या होती हैं? जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होती हैं, उसमें होता क्या है कि शॉक को, जो झटके होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, उनसे बचने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? अर्थ वायर देते हैं। जितने भी सर्किट वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम अर्थ देते हैं। तो अर्थ में जो वायर यूज करते हैं उसका कलर क्या होता है? ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। तो आपको देखिए पता है, जो स्विच होती हैं उसमें 2 टाइप्स के वायर होते हैं, है ना? एक तो फेज वायर आप जिसे बोलते हैं, दूसरा न्यूट्रल वायर। तो आपको पता है जो फेज वायर होता है वो किस कलर का होता है? फेज वायर किस कलर का होता है? रेड कलर का। किस कलर का? रेड। फेज वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है, इसी को लाइव वायर भी बोला जाता है, राइट। और दूसरा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वो किस कलर का होता है? वो वाइट होता है या फिर ग्रे होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखिएगा कि जो अर्थ वायर होता है उसका रंग हमेशा ग्रीन होता है, और जो फेज वायर होता है वो रेड होता है, और रेड वायर को ही लाइव वायर बोला जाता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उसको ग्रे वायर या वाइट वायर बोलते हैं, राइट। इसके अलावा एक वायर आपने घर में और देखा होगा कि ब्लैक वायर आप यूज करते हो ना, करते हो कि नहीं? घर में कभी ध्यान दिया करिए, अगर जब आप ये सब काम किया करिए तो ये सब हमारे नॉर्मल व्यवहार में चीज़ें यूज की जाती हैं। तो आपने ब्लैक वायर भी यूज किया होगा, है ना? तो जो ब्लैक वायर होगा ये रिप्रेजेंट करता है पावर को, पावर इन सर्किट। जो सर्किट होती है उसमें पावर को रिप्रेजेंट करता है ब्लैक वायर। तो आपको समझ में आ गया हो कि ग्रीन वायर का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पे करते हैं? अर्थ में। रेड वायर का फेज वायर होता है। जो वाइट या ग्रे होता है ये क्या होता है? न्यूट्रल वायर। बात समझ में? और जो ब्लैक कलर होता है वो क्या होता है? पावर को रिप्रेजेंट करता है ना? क्या करता है? पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो इतनी बात समझ में आई आपको? अगर इस टाइप से सवाल आएंगे तो आप कर ले जाओगे आराम से। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 109। 109 आपसे क्या बोल रहा है कि किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से आधारित है। तो देखिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। एक तो किरचॉफ का करंट लॉ था जिसे केसीएल लॉ बोला जाता है, और दूसरा इन्होंने दिया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, राइट। तो जो किरचॉफ का करंट लॉ था, धारा संबंधी लॉ था, वो आवेश का संरक्षण बताता है। क्या बताता है? आवेश का। बट जो वोल्टेज लॉ था वो आपका एनर्जी का बताता है। किसका? एनर्जी का। बात समझ में? ध्यान दीजिएगा कि करंट का पूछ रहा है कि वोल्टेज का पूछ रहा है। अगर करंट का पूछेगा तो आवेश, और वोल्टेज का पूछेगा तो एनर्जी, राइट। तो अब देखिए किरचॉफ ने क्या बताया था कि KCL, किरचॉफ करंट लॉ। KCL मतलब क्या हुआ? किरचॉफ करंट लॉ। KVL मतलब क्या हुआ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ ये बोलता है कि टोटल करंट जितनी इंटर करती है उतना ही करंट क्या करती है? बाहर भी निकलती है। ये तो करंट लॉ बोलता है। किसमें? किसी भी पैरेलल पाथ में होता क्या है कि जितना करंट एंट्री करती है उतनी ही करंट क्या होती है? आउट भी होती है। ठीक। और जो वोल्टेज लॉ था उन्होंने क्या बोला था वोल्टेज लॉ में कि किसी क्लोज लूप में जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है? 0। बात समझ में? कि वोल्टेज जो होता है किसी क्लोज लूप में उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है? 0। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो करंट लॉ था वो आपका चार्ज का संरक्षण करता है, और जो वोल्टेज लॉ था वो क्या होता है? एनर्जी का। बात समझ में?
ओके। अब देखिए अगला क्या है आपका 110। एक मिनट। 110 क्या है आपका सवाल, देखते हैं। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। 110, जस्ट वेट। बाइनरी नंबर 1101 के तुल्य दशमलव क्या होगा? अच्छा, तुल्य दशमलव मतलब कि आपको बाइनरी से डेसिमल पूछ रहा है ना। अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल आप तो निकाले होंगे, कंप्यूटर में पढ़ा भी होगा। 1101 ये बाइनरी में है और इसको डेसिमल बदलना है तो आपको 2 के पावर में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, पहला क्या है 1 है तो 1 इंटू, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कर दीजिए। प्लस अगला क्या है फिर 1 है इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट है 2 हो जाएगा। प्लस 0 आ गया, 0 इंटू 2 की पावर 1, एक ही तो बचा ना, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, प्लस 2 की पावर 0 की वैल्यू कितना होगी 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 8 4 12, 12 1 13, 13 ऑप्शन है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना था, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, इनको सॉल्व कर देना था। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? अच्छा, कह रहा कि जो प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उसका स्रोत क्या है? तो आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल को मिलाया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ऑक्सीजन गैस बनती है ये किसकी वजह से होती है? जल की वजह से। तो ऑप्शन है क्या जल, डी ऑप्शन सही है। बात समझ में आया आपको कि जल की वजह से क्या बनता है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 112 नंबर है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनने से रोकता है। तो अब देखिए रक्त का थक्का बनने से रोकेगा तो वो क्या होगा हिपैरिन, क्या होगा हिपैरिन। और अगर रक्त का थक्का बनने में मदद कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा थ्रोम्बिन, राइट। तो हिपैरिन जो होता है वो रक्त को पतला करता है, क्या करता है पतला करता है। तो हिपैरिन क्या है रक्त का थक्का बनने से रोकेगा, राइट। थ्रोम्बिन क्या है, एक एंजाइम है, क्या है एंजाइम। ये करता क्या है कि जो फाइब्रिनोजन होता है उसको क्या करता है फाइब्रिन में बदलता है। क्या बोलता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है, कौन थ्रोम्बिन। और ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रक्त का थक्का बनाने में अगर मदद करता है तो वो थ्रोम्बिन है और रोकता है तो क्या हो जाएगा हिपैरिन। बात समझ में आई? ओके। अगला सवाल है आपका कि लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? अब लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। अग्नाशय क्या है एक अंतःस्रावी कोशिका है, क्या है अंतःस्रावी कोशिका। तो लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में, राइट। कोई समस्या? ओके नेक्स्ट सवाल चलते हैं। दिख रहा है आपको कि एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अगला सवाल है कि एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। अब देखिए एंजाइम क्या होते हैं, जितने भी उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, राइट। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले यौगिक। तो एंजाइम रासायनिक रूप में क्या होते हैं? दैट इज प्रोटीन। बात समझ में आई? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन भी है? तो आपने देखा है कि फार्मिक एसिड, पामेटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और मैलिक एसिड, राइट। तो देखिए जस्ट वेट, कौन सा विटामिन भी है? तो आपने देखा पढ़ा होगा कि विटामिन सी जो होता है उसी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन सी जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एल एस्कॉर्बिक। क्या बोलते हैं? एल एस्कॉर्बिक, ASCARBIC। विटामिन सी को दूसरा नाम है एल एस्कॉर्बिक, राइट।
अब देखिए विटामिन सी और आयरन की कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग क्या होता है? विटामिन सी की कमी से या फिर आयरन की कमी से। ठीक। अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड क्या होता है? HCOO। क्या होता है? HCOOH। ये क्या होता है? फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड आपको पता है कि किस में पाया जाता है? चींटियों में, जो चींटी वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है, राइट। फिर एक ऑप्शन है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है? इसको आप बोलते हैं ब्यूटेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ब्यूटेनिक एसिड। इसका ये कहाँ पाया जाता है ब्यूटेनिक एसिड? ये जितने भी प्रकार के फल होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, इन सब में क्या हो जाता है? ब्यूटेनिक एसिड पाया जाता है, राइट। और एक और ऑप्शन है आपका पामेटिक एसिड, राइट। पामेटिक एसिड क्या होता है? ये 16 कार्बन का जो बेस होता है, इसकी एक श्रृंखला होती है, चैन होती है, लॉन्ग चैन होती है। ये एक फैटी एसिड होता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया कौन सा अम्ल विटामिन है? दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। फार्मिक एसिड आप समझ लिए, चींटियों में पाया जाता है। पामेटिक एसिड आपने समझ लिया क्या होता है? उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, फैटी एसिड होता है। और मैलिक एसिड क्या होता है? दैट इज ब्यूटेनिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? फलों में। बात समझ में आई? ओके, आइए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो आपने तो पढ़ा होगा रेशम पालन क्या होता है? सेरीकल्चर। क्या होता है? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। सेरीकल्चर जो कच्चा रेशम होता है उससे सेरीकल्चर का मतलब जो रेशम होता है वो क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। और सेरीकल्चर में क्या करते हैं आप? कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं। अब देखिए एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। जो मधुमक्खी पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आप जानते ही होंगे, कृषि वगैरह होता है, किसानी वगैरह होता है। और पीसीकल्चर क्या होता है? दैट इज मत्स्य पालन। क्या होता है? मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम पालन, जो कच्चे रेशम का उत्पादन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। और एग्रीकल्चर कृषि हो गया। और पीसीकल्चर क्या हुआ? मत्स्य पालन। बात समझ में आई आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टा जगत में संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी क्या होते हैं? दैट इज एक कोष की यूकैरियोटिक। अब प्रोटिस्टा जगत में होते क्या है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम वर्गीकरण किसका था? विटेकर का था। किसका था? विटेकर का, राइट। किसका था? विटेकर का। जिसमें उन्होंने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनीमिलिया। कौन कौन था? पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा क्या था? फंगी था, चौथा क्या था? प्लांटे था, और जो लास्ट था वो क्या था? एनीमिलिया। एनीमिलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। और इन्होंने बताया था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, और चौथा था प्लांटे, और लास्ट था एनीमिलिया। तो वही इन्होंने पूछ रखा है कि प्रोटिस्टा ये वाला जो है, ये जीवधारी कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? एक कोष की और यूकैरियोटिक। एक कोष की यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब ये हरे सुनहरे लाल भूरे रंग के होते हैं। किस रंग के? हरे सुनहरे लाल भूरे रंग के होते हैं। और एक कोष की यूकैरियोटिक होते हैं। कौन से? प्रोटिस्टा, राइट। इसी तरीके से आप मोनेरा पढ़ लीजिएगा, फंगी पढ़ लीजिएगा, प्लांटे और एनीमिलिया, राइट। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 118 नंबर है। आपको सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? अब बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है तो आपका होगा फाइटोक्रोम। क्या होगा? फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या होता है? ये नीला और हरा रंग का वर्णक होता है, पौधे का वर्णक होता है कि जो नीला और हरा रंग का कलर देता है। इसमें होता क्या है? बीज का अंकुरण होता है। फाइटोक्रोम में क्या होता है? अंकुरण होता है। और क्या होता है? पत्ता का विस्तार होता है। और क्या होता है? तने का विकास होता है। और फूल वगैरह ये शामिल होते हैं। तो अगर आपको पूछता है कि फाइटोक्रोम क्या होता है, तो एक नीले और हरे रंग का क्या होता है? वर्णक होता है, जिसमें बीजों का अंकुरण होता है, तना का विकास होता है, पत्ती का विस्तार होता है, और फूल वगैरह इसमें शामिल होते हैं। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट देखिए
कह रहा है कि वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो आप तो जानते ही हो कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, 19 नंबर तो हो गया, लास्ट है 120 नंबर। बीजों का जरायुज विविपोरस अंकुरण होता है किसका? विविपोरस। तो इसका राइट आंसर होगा राइजोफेरा। क्या होगा? राइजोफेरा। जो राइजोफेरा है ये किस प्रजाति का है? मंगरो प्रजाति का। किसका? मंगरो प्रजाति का। तो बीजों का जरायुज जो होता है विविपोरस किसका होता है? राइजोफेरा का। राइट, ये मंगरो प्रजाति का पौधा होता है। तो ये रहा आपका आज का साइंस का पार्ट 2, जिसमें हमने आपके आए हुए समस्त क्वेश्चंस करवा दिए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे और रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे। तो आप कोशिश करिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को बताइए कैसे लग रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, और अपनी फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर बताइएगा, और इन सब क्लासेस की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।